Hello everyone, we are here to discuss the questions of IOQJS, mock questions of the chapter Cell Biology and Nutrition. So here are some of the general instructions. There are both single choice and subjective questions in IOQJS. Most of these questions are based on application part of the chapters of class 9th and 10th. Some questions are knowledge based and need at least the level of NCERT of class 11th and 12th. Passage type lengthy questions are also asked. Topics such as ecology, cell biology, microorganisms, heredity and evolution and reproduction should be on your top priority list. Okay, so now let us start these mock questions. So first question, if the nucleoli in a eukaryotic cell were destroyed, the cellular activity that would be most affected is. So यहाँ पर आपको questions दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है कि अगर न्यूक्लियोलाई प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर न्यूक्लियोलाई को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उसके अंदर इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो इन यूकैरियोटिक सेल्स अगर न्यूक्लियोलाई को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो अफेक्ट होगी. सो ए ऑप्शन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर लैमेला, बी ऑप्शन द अपीयरेंस ऑफ द मिडल लैमेला, सी ऑप्शन द एक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डी ऑप्शन द सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोम. सो न्यूक्लियोलाई के अंदर बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम्स अकर. सो क्लियरली अगर न्यूक्लियोलाई यूकैरियोटिक सेल्स में से हटा दिया जाएगा तो प्रॉब्लम किस चीज में आएगी? सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोम्स के अंदर. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोम्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. सपोज a plant cell had a mutation that prevented the Golgi apparatus from functioning. प्लांट सेल के अंदर अगर म्यूटेशन हो गया सपोज एंड वहाँ पर गोल्जी अपैरेटस जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड नॉट अकर इन द सेल. तो इनमें से जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है सेल का जो नहीं होगा? सो ऑप्शन ए सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की साइट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. बी ऑप्शन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का साइट है क्लोरोप्लास्ट. डीएनए रेप्लिकेशन जो कि होगा न्यूक्लियस के अंदर. सो ऑटोमेटिकली ये तीनों ऑप्शंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है गोल्जी अपैरेटस से. ऑप्शन डी दैट इज द सेल वॉल फॉर्मेशन. तो सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है? फ्रॉम द गोल्जी बॉडी. सो अगर गोल्जी बॉडी के अंदर म्यूटेशन अगर सेल के अंदर म्यूटेशन आता है जिसकी वजह से गोल्जी बॉडी का फंक्शन जो है वो प्रिवेंट होता है तो उसकी वजह से सेल वॉल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी. सो द आंसर, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन. A local swimming pool is contaminated with an organism that is causing swimmer's itch. ठीक है, एक लोकल स्विमिंग पूल है उसके अंदर कंटामिनेशन हो गया है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आ गए हैं और जो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है? स्विमर्स इच. इट इज अ टाइप ऑफ अ डिजीज. स्किन रैशेस इस डिजीज में होते हैं. सो यू थिंक यू हैव आइडेंटिफाइड साइनोबैक्टीरिया इन योर सैंपल. आपने आपके सैंपल में आइडेंटिफाई किया है साइनोबैक्टीरिया. सो विच फीचर वुड यू एक्सपेक्ट दिस ऑर्गेनिज्म टू लैक? अब इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है कि उस ऑर्गेनिज्म को जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है दैट इज साइनोबैक्टीरिया, तो इन गिवन ऑप्शंस में से उसके अंदर क्या नहीं होगा? ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. सो लेट अस सी. क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में. ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन. यस देयर विल बी अ सेल मेम्ब्रेन. Cytoplasm, yes, there will be a cytoplasm. And the option nucleoid region. So there will be a nucleoid region because cyanobacteria is a prokaryotic cell. So the correct answer for this question is chloroplast. Okay, so chloroplast is a double membrane bound cell organelle which is not found in a prokaryotic cell. Okay, now moving on to the
next question, that is question number 4. How does removing a plant's apical meristem affects its growth? So apical meristem, which is present in the at the apex of the roots and the shoots. So apical meristem की वजह से plant की length increase होती है and that is the primary growth. Okay, so अगर apical meristem हटा दिया जाए तो कौन सी problem होगी? Option A, secondary growth of the plant's stem and root will stop. Secondary growth नहीं. Then the transport of the nutrients between its leaves and roots will stop. No. Existing shoots and root will no longer grow in length. D option, it will not be able to produce new leaves. So अगर यहाँ से apical meristem हटा दिया जाए तो क्या होगा? जो existing roots and shoots हैं, they will no longer grow in the length. So the correct answer for this question is option number C. Okay. Now moving on to the next question, that is question number 5. What does the theory of endosymbiosis suggest about the eukaryotic cell? So यूकैरियोटिक सेल एक एंडोसिम्बायोसिस के बारे में क्या सजेस्ट करता है, आपको इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. सो एंडोसिम्बायोसिस क्या होता है? एंडोसिम्बायोसिस में एक सेल दूसरे सेल को एनगल्फ कर लेता है, ठीक है, और जो एनगल्फ्ड सेल है वो एक प्रॉपर सेल की तरह अंदर सेल ऑर्गेनेल की तरह वहाँ पर सर्वाइव कर रहा है. सो दिस इज द एंडोसिम्बायोसिस. तो एंडोसिम्बायोसिस, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कौन उसको फॉलो कर रहा है? लेट अस सी. ठीक है. So mitochondria and chloroplast may have originated as an independent prokaryotic cell that were engulfed by the other cell. So automatically symbiosis का जो theory है वो first option की तरफ जा रहा है. Let us see other options. Option number B. Eukaryotic cells can only survive in association with other cells, suggesting that they originated as a colony of a prokaryotic cell. No. Option C, vesicles containing enzymes such as lysosomes may bud off from the cell and become independently living cell. So this is also wrong. D option, eukaryotic cells likely arose from prokaryotic cells when the prokaryotic plasma cells were enfolded, enclosing the cell's DNA and forming an endomembrane system. Okay, so B, C and D options are wrong. The theory which supports the endosymbiosis is option A, that is the mitochondria and chloroplast are originated as an independent prokaryotic cells and these were engulfed by the cell and they are surviving inside the cell as the cell organelle. So the correct answer for this question is option number A. Now moving on to the next question, that is question number 6. In which one of the following will there be a net osmotic flow into the cell? So आगे आपको options दिए हुए हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सी condition या कौन सी situation ऐसी होगी जिसमें जो water का flow है वो inside the cell होगा. Okay, now let us see the situations. So option A, ठीक है, NaCl concentration is greater outside than inside the cell. So अगर हम इस situation को draw करते हैं, this is a cell and salt concentration is greater outside. ठीक है, so outer there is the higher concentration than inside the cell. So the water will move from lower concentration to the higher concentration. So automatically water is moving outside. So the first option is wrong. Option number B, a non-polar red dye is introduced outside the cell only. तो अगर बाहर की तरफ कोई dye डाली भी जा रही है, that is insoluble in water, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. C, 5 grams of glucose are placed outside the cells and 6 grams of starch is placed inside the cell. Assume the volume of the water outside the cell is the same as inside the cell. Now starch, which is insoluble in water, again बाहर inside the cell अगर starch add किया है तो then कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, concentration में.
Next option, outside the cell the concentration of the glucose is 0.3. Inside the concentration of the glucose is 0.2 and sucrose is again 0.2. तो ज़्यादा concentration कहाँ हो गया? अंदर की side. So the water will move inside in the condition which is given in the option number D. Okay. Now moving on to the next question. Question number 7. So you examine a cell with stained chromosome under a microscope and observe that the cell's chromosomes are arranged in a single line in the middle of the cell. The cell you are examining may be. ठीक है, आपको ये सिचुएशंस दी हैं और आपने उसमें देखा कि जो सेंटर में आपको एक मिडल में जो है क्रोमोसोम्स अरेंज दिखाई दे रहे हैं. तो अब इन सिचुएशंस में से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आपको यहाँ पर दिखेगी? तो अबाउट टू अंडरगो द रिडक्टिव डिवीजन ऑफ द मियोसिस. सो जब डिवीजन स्टार्ट होता ही है तब मिडल में कुछ भी नहीं होता. ठीक है, क्रोमोसोम्स कंडेंस होना स्टार्ट होते. सेकेंड ऑप्शन, इन द मिड्स ऑफ माइटोसिस. थर्ड, in the metaphase 2 of meiosis. Fourth, an asexually reproducing yeast cell preparing to bud. And fifth, in prophase 1 of meiosis. So again, fifth option में prophase 1 of meiosis के अंदर भी सेंटर में मिडिल में क्रोमोसोम्स अरेंज नहीं होते हैं. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा या तो माइटोसिस का मिडिल चल रहा है. ठीक है, यानी कि मेटाफेज में मिडिल में क्रोमोसोम्स अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 के अंदर भी क्रोमोसोम जो है वो सेंटर में अरेंज्ड होते हैं. ठीक है. फोर्थ ऑप्शन, दैट इज एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यीस्ट सेल प्रिपेयरिंग टू बड. तो जब भी बड का फॉर्मेशन होता है यीस्ट पे तो वहां पर एक बड स्कार रह जाता है. ठीक है, तो जब उनकी स्टेनिंग की जाती है तो वो इस तरीके से लगता है कि मिडिल के अंदर वहां पर कुछ अरेंज्ड है. सो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कौन सा हमने करेक्ट चूज किया था? दैट इज 2, 3 एंड 4. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, 3 एंड 4. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8. If you are provided with root tip of onion in your class and are asked to count the chromosomes and study their structures, which of the following stages can you most conveniently look into? तो आपको क्रोमोसोम नंबर काउंट करना है. तो आप कौन सी स्टेज में इजीली क्रोमोसोम नंबर काउंट कर सकते हैं? तो पहली स्टेज यहाँ पर ए ऑप्शन में दी हुई है, दैट इज टीलोफेज, then anaphase, prophase and then metaphase. ठीक है, so prophase, metaphase, anaphase and telophase. So इन सब में से जो स्टेज जहां पर क्रोमोसोम नंबर क्लियरली विजिबल होते हैं, सेंटर में मिडिल में अरेंज्ड होते हैं, दैट फेज इज मेटाफेज. सो मेटाफेज के अंदर हम क्रोमोसोम्स को इजीली काउंट कर सकते हैं. तो हम जब अगर हमें अनियन के अंदर क्रोमोसोम स्टडी करने हैं तो हम कौन सी स्टेज में स्टडी करेंगे? दैट इज मेटाफेज. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. डैश कैन नॉट पास थ्रू द लिपिड बाइलेयर. They require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता. तो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस वो मॉलिक्यूल नहीं कर सकते जो कि वाटर सॉल्यूबल होंगे. सो लेट अस सी द ऑप्शंस. ए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बी, polar molecules, C, hydrophobic molecules and D, that is both B and C. So यहाँ पर जो correct answer है that is polar molecules. So these polar molecules are hydrophilic. ठीक है, so these are water soluble molecules, so they cannot cross the lipid bilayer. उनको carrier proteins के through ही cross करना पड़ेगा. Okay. So the correct answer for question number 9 is option B. Okay.
Now moving on to the next question. Question number 10. Colchicine is an inhibitory chemical which. So colchicine एक ऐसा inhibitory chemical होता है जो कि spindle fiber के formation को stop करता है, ठीक है. So it prevents the microtubule polymerization, B prevents the microtubules depolymerization, and C stop the functioning of centriole, and D prevents the attachment of spindle fibers with the kinetochores. So इनके अंदर colchicine क्या करेगा, वो पॉलीमराइजेशन ही नहीं होने देगा, डायमर ही फॉर्म नहीं होगा तो सेंट्रियोल में से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट प्रिवेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. इन विच टाइप्स ऑफ सेल लाइजोसोम्स आर अबंडेंटली फाउंड. ठीक है, इनमें से कौन से सेल के अंदर लाइजोसोम्स सबसे ज्यादा अबंडेंटली आपको यहाँ पर मिलेंगे. स्टोरेज सेल कोई काम नहीं, ग्लैंडुलर सेल नहीं, सी दैट इज फैगोसाइटिक सेल्स एंड डी वेसिकुलर सेल. तो लाइजोसोम का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो सबको डाइजेस्ट कर लेता है. सो यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइजोसोम्स किसके अंदर होंगे, फैगोसाइटिक सेल के अंदर होंगे, क्योंकि फैगोसाइटिक सेल्स क्या करता है, जो भी फॉरेन मटेरियल आता है उसको डाइजेस्ट करता है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा लाइजोसोम्स जो हैं वो फैगोसाइटिक सेल के अंदर ही मिलेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. Read the following statements given below and name the following. तो यहाँ पर आपको काफ़ी statements दिए गए हैं और इनके आपको आंसर करने हैं. So first option, the condition in which the cell has the normal paired chromosomes. So normal paired chromosome that is the 23 pair of chromosomes कौन से सेल में present होगा, that is diploid. ठीक है, एक डिप्लॉइड सेल के अंदर नॉर्मल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. सेकेंड, द कंडीशन इन विच अ सेल कंटेन्स ओनली वन मेंबर ऑफ ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम. हर पेयर का सिर्फ एक ही मेंबर अगर प्रेजेंट है तो उस सेल को हम कहेंगे हैप्लॉइड. ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पर 2n नंबर था तो यहाँ पर हो गया है n. ओके, next, the pairing of maternal and paternal chromosomes during meiosis. So meiosis में जब maternal and paternal chromosomes की pairing होती है उस step को क्या कहा जाता है, so that is known as synapses. ठीक है, इसको कहेंगे synapses. Now fourth, an elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm is collectively referred to as. So filamentous network जो सेल के अंदर present होता है उसको collectively हम क्या कहते हैं, that is known as cytoskeleton. Okay, that is known as cytoskeleton. Next, fifth, the exchange of part in homologous that is maternal and paternal chromosomes during prophase 1 of meiosis. So meiosis 1 में जब homologous chromosomes में parts exchange होते हैं तो उस step को क्या कहते हैं, तो that is known as crossing over. ठीक है, that is known as crossing over. Next, the point by which a chromosome is attached to the spindle fiber. ठीक है, तो जिस point से chromosome spindle fiber से attach होते हैं that point is known as kinetochores. ठीक है, that is known as kinetochore. Now
7th, the type of cell division that results in growth. ठीक है, एक्सेसिव डिवीजन होगा, मतलब कि अगर डिवीजन होगा जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही है तो दैट सेल डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस. 8th, the stage of प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस आर. सो मियोसिस 1 की जो आपको स्टेजेस हैं वो यहाँ पर बतानी है. तो फर्स्ट इज लेप्टोटीन, second stage is zygotine, third stage is pachytene, and fourth stage is diplotin. And fifth, the last is dikinesis. Okay, so these are the stages of prophase 1 of meiosis. Okay, now moving on to the next questions. So these are the answers of those questions. Now next question, question number 13. The four sketches A, B, C and D given below represent four different phenomena. यहाँ पर चार पिक्चर आपको दी हुई है क्वेश्चन में जो कि चारों अलग अलग phenomena को यहाँ पर डिपिक्ट कर रही हैं. Which one of these is correctly identified in the given options? So इन options में से कौन सा correctly identified है, आपको वो option चूज करना है. So option A, absorption spectrum of chlorophyll. जो A image है that is the absorption absorption spectrum of chlorophyll. ठीक है, जो B image है वो बता रही है light harvesting. C that is showing C4 cycle balance sheet and D which is showing light saturation point. So this is wrong. B option, A, action spectrum of photosynthesis. Yes. B, cycle photophosphorylation. That is wrong. C, C3 cycle balance sheet. Okay. Then D, it shows light compensation point. Okay. That is again wrong. C, A option is showing action spectrum of photosynthesis. B is showing light harvesting. Yes. Then C, C3 cycle balance sheet and D is showing light compensation point. Again, something is wrong here. Now D option, action spectrum of photosynthesis. So yes, it is showing action spectrum of photosynthesis. B option is showing light harvesting complex. Yes, it is correct. It is showing the light harvesting complex. Now C is showing Kelvin cycle balance sheet. ठीक है, तो Kelvin cycle balance sheet यहाँ पर शो हुई है कि अगर 6 CO2 अगर मॉलिक्यूल यूटिलाइज होंगे, 18 ATP यूटिलाइज होंगे, 12 NADPH यूटिलाइज होंगे तो एक ग्लूकोज 18 ADP एंड 12 NADP का फॉर्मेशन होगा. D option shows light saturation point. Okay, it is showing light saturation point. Okay, so the correct answer for the question number 13 is option number D. Okay, so option D is the correct answer. Now question number 14. A phenomena that helps some plants in minimizing water loss while maximizing the availability of CO2 is. यानी कि ऐसा कौन सा phenomena है जो कि plants को help करता है in minimizing the water loss, कि water loss भी minimize हो जाए और availability of CO2 भी maximize हो जाए. So A option, to keep their stomata open during the night. B option, operation of C4 photosynthetic pathway.
C option closure of the stomata during water deficiency. D option non-operation of the photorespiration at low temperature. तो यहाँ पर जो phenomena प्लांट को हेल्प कर रहा है दैट इज द ऑपरेशन ऑफ C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे. तो इसकी वजह से C4 पाथवे की वजह से प्लांट्स के अंदर मैक्सिमाइज हो जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ CO2. ठीक है, इसकी वजह से स्टोमेटाज इस चीज में अफेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, तो क्लोजर एंड ओपनिंग से, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर CO2 का जो अवेलेबिलिटी है दैट मैक्सिमाइज. Okay, so the correct answer for question number 14 is option B. Moving on to the next question, that is question number 15. So here, out of the two statements given here, यहाँ आपको दो statement दिए हुए हैं जिसमें से A statement कहता है C4 plants are more effective in reducing the greenhouse effect as compared to C3 plants. Yes, C4 plants कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं, तो इस तरीके से वो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करेंगे. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. बी ऑप्शन C3 प्लांट शोज फोटो रेस्पिरेशन एट हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन. नहीं, फोटो रेस्पिरेशन होगा लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग. सो ए ऑप्शन सेज दैट ओनली ए इज करेक्ट. बी ऑप्शन सेज दैट बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट. सी ऑप्शन सेज दैट ओनली B is correct, and D option says that both A and B are correct. So question number 15, the correct answer is only A option is correct. Okay, A option सही है. B जो part यहाँ पर दिया हुआ है that is wrong. क्यों? क्योंकि low कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तभी तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, तभी तो फोटो रेस्पिरेशन होगा. ठीक है, सो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है. So question number 15 का जो correct answer है that is option A. Now moving on to the next question. Question number 16. Find the incorrect match. तो आपको यहाँ पर incorrect match बताना है. So maize is having C4 cycle. So yes, it is correct because maize has maize is a C4 plant. Sugarcane, no photorespiration. Wheat, no CO2 fixation in bundle sheet cell. D, transfer of malic acid to the bundle sheet cells from the mesophyll cell. So rice is C3 plant. और जो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मैलिक एसिड टू द बंडल शीट सेल्स फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स ये होता है C4 प्लांट के अंदर. जब C4 साइकिल होगी तब मैलिक एसिड जो है वो बंडल शीट्स में जाएगा. तो राइस C3 प्लांट है, उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा. सो इनकरेक्ट मैच यहाँ पर हो गया है ऑप्शन डी. ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16. ओके, नाउ moving on to the next question, that is the question number 17. Says Drosera is a photosynthetic plant but still captures insect. Why? ड्रोसेरा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये फोटोसिंथेटिक प्लांट है तब भी ये इंसेक्ट क्यों खाता है. ठीक है, सो व्हाई इट कैप्चर्स इंसेक्ट्स. सो ऑप्शन ए सेज ग्रोन इन अ N2 rich soil, B grown in N2 deficient soil, C it is connecting plant between plants and animal, D insects helps in its pollination. सो बेसिकली जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं वो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है. तो वो फोटोसिंथेसिस तो कर रहे हैं बट दे कैन नॉट फुलफिल देयर नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट. ठीक है, तो उसके लिए ये लोग इंसेक्ट कैप्चर करते हैं सो to overcome the nitrogen deficiency in them. So the correct option for the question number 17 is option B, because Drosera grows in a N2 deficient soil. Okay, now next question, question number 18. According to chemoosmotic hypothesis, ADP synthetase form ATP when protons. So H plus ion किस तरफ मूव कर रहे हैं इन अ कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. मूव फ्रॉम स्ट्रोमा टू द थाइलाकॉइड ल्यूमेन बाय सिंपल डिफ्यूजन. बी मूव फ्रॉम स्ट्रोमा टू द थाइलाकॉइड. सपोज दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट और यहाँ पर दिस इज द थाइलाकॉइड ल्यूमेन. सो मूव फ्रॉम स्ट्रोमा,
दिस इज द स्ट्रोमा. तो स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड बाय सिंपल डिफ्यूजन, नो. मूव फ्रॉम स्ट्रोमा टू द थाइलाकॉइड, from stroma to the thylakoid by the facilitated diffusion. C option, move from thylakoid lumen to the stroma by active transport. And D options, move from the thylakoid lumen to the stroma by facilitated diffusion. ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही H प्लस आयन थाइलाकॉइड ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ जाते हैं. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑप्शन D. Okay, so in question number 18 the correct answer is D. Now moving on to the next question, that is question number 19. Choose the correct combination of labeling for the molecules involved in Calvin cycle. तो इस Calvin cycle का आपको यहाँ पर डायग्राम गिवन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पर आएगा. ठीक है, सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इनका आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पर आना चाहिए. सो फर्स्ट वन इज, यहाँ पर जब फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, सो फिक्स कौन करेगा उसको? RuBp. कौन फिक्स करेगा? RuBp. रूबिस को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा. दैट स्टेप इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन. अब यहाँ पर जब कार्बोक्सिलेशन हो गया तो एक एसिड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. ठीक है, तो सेकंड में आना चाहिए फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. अब उस एसिड का रिडक्शन होगा एंड इट विल फॉर्म ट्रायोज फॉस्फेट. ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन में आना चाहिए दैट इज ट्रायोज फॉस्फेट, और यहां से ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. सो लेट अस सी. ऑप्शन ए फर्स्ट RuBp, then triose phosphate, then PGA. No. Option B PGA, RuBp, triose phosphate. No. C option PGA, triose phosphate and RuBp. No. D option RuBp, PGA and triose phosphate. So this is the correct option. So option D is correct for this question number 19. Okay. Now moving on to the next question, that is question number 20. At the compensation point there will not be. compensation point के टाइम पर इनमें से क्या नहीं होगा? So compensation point क्या होता है? जब amount of carbon dioxide utilized and amount of carbon dioxide released becomes equal, that is the compensation point. ठीक है, so A option says any photosynthesis. photosynthesis का कोई इसमें लेना देना नहीं है. B option any gaseous exchange between the plant and its environment. So B option is appropriate, क्योंकि जितना CO2 अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो that means there is any gaseous exchange between the plant and its environment. ठीक है. C any respiration in plant, respiration भी होगा. D loss in the weight of the plant in the dark. ठीक है, वेट पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So the correct answer for question number 20 is option B, because there will be no exchange of gases between the plant and in environment. ठीक है. Now moving on to the next question, that is question number 21. In which one of the following would you expect to find glyoxysome? Now glyoxysomes जो होते हैं mostly वो germinating fatty seeds में मिलते हैं. तो fatty seeds यानी कि oil seeds, so वो glyoxysomes जो है वो इनमें से जो भी फैटी सीड होगा उसके अंदर पाया जाएगा. तो ऑप्शन ए सेज एंडोस्पर्म ऑफ व्हीट. व्हीट इज नॉट अ फैटी. बी एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर. तो कैस्टर इज एन ऑयल सीड. ठीक है. सी पैलिसेड सेल्स इन द लीफ. नो. डी रूट हेयर. नो. तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21, जहां पर मोस्ट of the glyoxysome will be present are in the endosperm of the castor, because castor is the fatty germinating seed. oil seed है तो oil seed के अंदर glyoxysome present होगा और वो जितना भी stored fat होता है उसको carbohydrate में convert करता है. ठीक है, so that it will
seed will get energy for its germination. Now moving on to the next question, that is question number 29. Make a suitable pair. तो यहाँ पर आपको एक suitable pair बनाना है. आपको एक साइड दिया है कैपिटल लेटर्स में PQRS, स्मॉल लेटर्स में PQRS, और नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें से आपको यहाँ पर एक suitable pair बनाना है. मीन्स यू हैव टू मैच द फॉलोइंग. नाउ एमर्सन इफेक्ट. एमर्सन इफेक्ट क्या होता है कि इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, आफ्टर द क्लोरोप्लास्ट इज एक्सपोज्ड टू द लाइट ऑफ द वेवलेंथ मोर देन 680 nm. ठीक है, सो इमर्सन इफेक्ट्स में फोटो सिस्टम 1 and 2 दोनों आएंगे. ठीक है, क्यू हिल रिएक्शन. सो हिल रिएक्शन लाइट रिएक्शन होती है. सो हिल रिएक्शन लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा. कैल्विन साइकिल, दैट इज द C3 cycle. So this is the Calvin cycle. Hatch and slack pathway or cycle, that occurs in C4 plants, that is the C4 cycle. So what will be the correct answer? P will go with S, P will go with S, Q will go with small q, capital R will go with small r, and capital S will go with small p. So the correct answer for this question number 22 is option number D. Okay, now moving on to the next question, that is question number 30. Sorry, question number 23. The enzyme responsible for the digestion of starch in food of man is present. ठीक है, सो जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन फूड इन मैन इज प्रेजेंट, वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा. ठीक है, ऑप्शन ए द सलाइवरी एंड द गैस्ट्रिक सेक्रीशन, ऑप्शन बी द सलाइवरी एंड द पैनक्रियाटिक सेक्रीशन, द गैस्ट्रिक एंड द पैनक्रियाटिक सेक्रीशन, एंड द गैस्ट्रिक एंड द ड्यूडेनल सेक्रीशन. सो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होगा एंड पैनक्रियाटिक सेक्रीशन के अंदर अमाइलेज प्रेजेंट होगा. ठीक है, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च वो प्रेजेंट होगा सलाइवा के अंदर, यानी कि सलाइवरी अमाइलेज, एंड पैनक्रियास के अंदर, दैट इज द पैनक्रियाटिक अमाइलेज. गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है. ठीक है, एंड यहाँ पर अगेन करेक्ट पेयर नहीं बन रहा है. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 23. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 24. Solarization is a process in which, option A, sugar are formed with the help of solar energy, option B, chlorophyll is formed, C, destruction of chlorophyll and ultimate death of the protoplasmic components, and D, mobilization of the light energy. So solarization क्या होता है, effect of low level of sunlight on फोटोसिंथेसिस. तो अगर लो लेवल ऑफ सनलाइट होगा तो क्लोरोफिल जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली अगर क्लोरोफिल नहीं है तो लाइट ट्रैप नहीं होगी, लाइट ट्रैप नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. सो अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डेथ ऑफ द ऑल द प्रोटोप्लाज्मिक components. So the correct answer for question number 24 is option C. Okay, now next question, that is question number 25. In India, night blindness is a condition mostly found in children, but it can also be found in adults. This condition is an early sign of. So night blindness किसकी deficiency से होता है, विटामिन ए की deficiency से. तो अगर नाइट ब्लाइंडनेस चिल्ड्रन में भी हो रही है और एडल्ट्स में भी हो रही है तो उसका अर्ली साइन क्या होगा, कैटरैक्ट्स, ग्लूकोमा, myopia or vitamin A deficiency. So this is the correct answer. विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तभी जाकर वो नाइट ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट होगी, बिकॉज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है, तो अर्ली साइन क्या होगा उसके अंदर, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी. ओके, सो दीज आर दी क्वेश्चंस ऑफ IO
QJS for you. Thank you.